हेलो दोस्तों, मैं कौशिक आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं ये वीडियो क्यों लेकर आया हूं? ये वीडियो मैं आपके लिए इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि आपका आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्ज़ाम आने वाला है। आप सभी को पता है हम कितने वर्षों से इंतज़ार कर रहे थे। लगभग मिनिमम 1.5 से 2 साल हो गए हैं आपके। ठीक है, जनवरी ही स्टार्ट होने वाली है और जनवरी तक ही आपका एग्ज़ाम हो पाएगा। तो अब कोई ज़्यादा टाइम ना बचा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें प्लान बनाना है कि कैसे अपने एग्ज़ाम को क्रैक करना है, चाहे आपका आरआरबी, एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो। ठीक है, तो उसकी एक रणनीति होती है, एक स्ट्रेटजी होती है। तो उस रणनीति से हमें अपने गोल तक कैसे पहुंचना है, तो उसके लिए मैं आज आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, जिससे मेरी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, वैसे तो आप बोर्ड पे देख ही रहे होंगे। ठीक है, तो बोर्ड पे चलते हैं, समझाते हैं कुछ। तो देखिए भाई, आपको पता है क्या, आपका आरआरबी एनटीपीसी 2020 एग्ज़ाम आने वाला है। ठीक है, कब है आपको सभी ने जानकारी मिली गई होगी कि 15 दिसंबर से जो है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर इसकी टेंटेटिव डेट दे दी है। ठीक है, तो मिनिमम ज़्यादा दिन ना बचे हुए हैं। कितने दिन बचे हुए हैं? लगभग आपके 60 या 65 दिन के करीब बचे हुए हैं। ठीक है, तो कैसे कैसे हमें अपना आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी क्रैक करना है। ठीक है, तो जानेंगे क्या क्या रणनीति होती है। देखो, जैसे जानने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि सीवीटी फर्स्ट एग्ज़ाम होगा आपका। अब सीवीटी फर्स्ट जब एग्ज़ाम होगा तो कितने नंबर का होता है? ये 100 नंबर का होता है। 100 क्वेश्चन आते हैं और 90 मिनट का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, 90 मिनट का आपका क्या होता है? एग्ज़ाम होता है। उन 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, तो उसके लिए टाइम मैनेजमेंट होना ज़रूरी है। अब भाई टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा? टाइम मैनेजमेंट होगा, आप जितने से ज़्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस सेट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उसी से आपका टाइम मैनेजमेंट होगा। अब प्रैक्टिस कैसे करनी है और कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, तो देखिए आपका 100 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपका मैथ होता है। अगर मैं मैथ की बात करूं तो मैथ और रीजनिंग और जीके पोर्शन में आता है। जीके आपका आता है 40 नंबर का। ठीक है, 40 नंबर का जीके आता है, यानी कि 40 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 नंबर का। तो 40 क्वेश्चन और 40 नंबर के, कितने के भाई? 40 क्वेश्चन 40 नंबर के। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करूँ मैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग कितनी आती है आपकी? तो रीजनिंग आती है 30 क्वेश्चन। ठीक है, कितने नंबर के भाई? 30 नंबर के। ठीक है, ऐसे ही मैथ की बात करूं तो मैथ के भी कितने आते हैं? 30 क्वेश्चन। ठीक है, कितने नंबर के? 30 नंबर के। तो आपका टोटल कितना हुआ? 40 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन, 70 और 30 100, यानी कि 100 क्वेश्चन आपके कितने मिनट के? 90 मिनट के। ठीक है, आपको क्या टाइम मैनेजमेंट क्या करना पड़ेगा, आपको किन किन चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा, तो मैं बताऊंगा। फर्स्ट पॉइंट आपको ध्यान देना पड़ेगा भाई कि आप नंबर गेनिंग किस चीज़ से करें। ठीक है, क्योंकि एक रणनीति होती है एग्ज़ाम को क्रैक करने की। वो क्या रणनीति होती है कि एग्ज़ाम को क्रैक करने की रणनीति ये होती है कि जिस पॉइंट से हमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन करने हैं, उस पॉइंट को हम अपना मजबूत करें। ठीक है, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। और वैसे मैं बताऊं कि मैंने भी आरआरबी, एएलपी, आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम दिए हैं, जिसमें मैंने आरआरबी प्री और मेन क्वालिफाई किया, बट साई को क्वालिफाई नहीं कर पाया। ठीक है, मुझे इन आरआरबी रेलवे के एग्ज़ामों का काफ़ी अच्छी नॉलेज है और काफ़ी अच्छे से जानता हूं कि रेलवे क्वेश्चन कहां कहां से पूछता है। इसीलिए मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या रणनीति होनी चाहिए रेलवे को एग्ज़ाम को क्रैक करने की। ठीक है, तो देखेंगे भाई मेन चीज़ क्या है। हमारा फोकस जो होगा, मेन चीज़ जो नंबर गेनिंग पार्ट होंगे, वो हमारे 2 पार्ट होंगे। कौन कौन से? नंबर पार्ट 1 मैथ, ठीक है, और नंबर 2 रीजनिंग। ठीक है, ये हमारे नंबर गेनिंग सब्जेक्ट है। रीजनिंग आपको सिर्फ अगर डेली आप 1-1.5 घंटा पढ़ोगे तो आप जो है 30 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन जरूर अटैम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि रीजनिंग के जो है बेसिक क्वेश्चन बनते हैं और रीजनिंग में भी कुछ टॉपिक वाइज क्वेश्चन होते हैं, वो मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, किन किन चीज़ों पर क्वेश्चन बनते हैं। अगर पहले मैं फर्स्टली रीजनिंग की ही बात करूँ तो रीजनिंग में आपके 30 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, 30 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। अगर बात करें हम, सिलोजिम आपने पढ़ा होगा। ठीक है, सिलोजिम हल्का होता है, आप हर कोई इंसान कर देता है। ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, दिशा वाले क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, दिशा परीक्षण के। ठीक है, और बात करूँ मैं रीजनिंग में, तो सबसे मेन चीज़ जो है हमारा, वो नंबर गेनिंग पार्ट है आपका पाई चार्ट।
पाई चार्ट में से क्वेश्चन बनते हैं रीजनिंग में से। पाई चार्ट में से आपके कितने क्वेश्चन बनते हैं, अगर मैं बात करूं पाई चार्ट की, तो पाई चार्ट में से आपके क्वेश्चन कितने बनते हैं भाई, पाई चार्ट में से क्वेश्चन बनते हैं 5 क्वेश्चन, ठीक है। पाई चार्ट या DI बोल दो, उसमें से आपके 12 टाइप के क्वेश्चन देगा, उसमें से बार हो या आपको क्या देगा, एक रेशियो दे देगा कि वो 360 डिग्री गोले वाले जो होते हैं डिवाइड वाले पाई चार्ट में DI के क्वेश्चन, तो उसमें से 5 क्वेश्चन बनते हैं। इस टॉपिक को आपको तैयार करना होगा, क्योंकि ये जो 5 नंबर का सब्जेक्ट है आपको नंबर गेनिंग है। 5 नंबर का जो टॉपिक है ये आपको नंबर गेनिंग करवाएगा, ठीक है। ऐसे ही बात करूं मैं किसकी, ब्लड रिलेशन की, रक्त संबंध की, तो रक्त संबंध भी आपका 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, तो रक्त संबंध को पक्का कीजिए, ठीक है। पाई चार्ट, रक्त संबंध और दिशा वाले, ये 3 टाइप के क्वेश्चन आपको करने हैं। आपका क्लॉक में से भी 1 से 2 क्वेश्चन बनता है, घड़ी में से, ठीक है, और आपका कैलेंडर में से 1 से 2 क्वेश्चन बनता है। तो ऐसे ऐसे टॉपिकों को कंबाइन कीजिए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए, डेली प्रैक्टिस करोगे तो आप आई होप ज़रूर क्वालिफाई कर पाओगे। और रीजनिंग की मैं मानता हूँ आप डेली टॉपिक वाइज पढ़ो, हल्का सा आधा घंटा टॉपिक वाइज रिवाइज करो और आधा घंटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज लगाओ। जो आपके RRB ALP, RRB NTPC, RRB ग्रुप D जो कि बैक ईयर सब पेपर हैं, उनमें से इनके क्वेश्चन सीरीज लगाओ, तो मैं मानता हूँ आप 30 में से 25 क्वेश्चन विद इन टाइम में कर पाओगे, ठीक है। अब चलते हैं भाई मैथ की तरफ। तो मैथ जो होता है हमारा, मैथ भी 30 नंबर का पार्ट होता है, ठीक है। 30 नंबर को कैसे कंबाइन करें, देखो 30 नंबर में से जो आपका मैथ होता है मिनिमम 25 क्वेश्चन जो होते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम 25 क्वेश्चन हर एक बंदा कर सकता है, क्योंकि 25 क्वेश्चन बिल्कुल इजी होते हैं, ठीक है, सिंपल होते हैं, कोई भी बच्चा कर सकता है जिसे मैथ की कुछ थोड़ी बहुत नॉलेज हो, ठीक है। क्या होता है, ये सिर्फ डिवाइडेशन पे फॉलो होते हैं, यानी कि आपको सिंपल सी गुणा भाग आनी है और थोड़ा सा हल्का फुल्का कॉन्सेप्ट आता हो तो आप 25 क्वेश्चन कोई भी बंदा कर सकता है रेलवे के मैथ में, ठीक है। अब बात करूं मैं रेलवे के मैथ में 5 क्वेश्चन जो बचे, 5 क्वेश्चन थोड़ा सा हाई हो जाते हैं, यानी कि इजी से सिंपल से थोड़ा सा ही मीडियम होते हैं, मीडियम टाइप के, इतना हाई नहीं कहोगे, मीडियम टाइप के, क्योंकि भाई आपका ऑनलाइन एग्जाम है तो एग्जामिनर कभी भी एकदम हाई क्वेश्चन नहीं डालेगा आपको। वो क्या होता है, 5 क्वेश्चन आपके आ जाते हैं एडवांस मैथ से, ठीक है, जैसे अलजेब्रा पे आ गए या ज्योमेट्री पे आ गए, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा सा हाई माने जाते हैं, तो वो थोड़ा सा 5 क्वेश्चन आपके डिफिकल्ट हो जाते हैं। बट आप जो है 30 में से 25 क्वेश्चन हर एक बंदा कर सकता है। अब 25 क्वेश्चनों की बात करूं मैं, तो क्या करना पड़ेगा भाई, आपको 2 घंटे रणनीति बनानी पड़ेगी कि मैथ को फॉलो करने की। 2 घंटे की रणनीति बनाओगे आप मैथ को फॉलो करने की। 1 घंटा आपको क्या, वो 1 घंटा आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा टॉपिक के लिए, कॉन्सेप्ट ऑफ द टॉपिक, यानी कि पहले टॉपिक को रिवाइज करो, उसके बाद उसके बैक ईयर क्वेश्चन पेपर लगाओ और फिर उसके मैथ से क्वेश्चन लगाओ। अगर मैं मैथ की बात करूं, आप सभी के बात करूं कि मैथ की बुक कौन सी है, तो मैथ की बुक आप प्रीवियस ईयर की जो बुक लगाओगे ये लगाओगे भाई, घटना चक्र रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा। इससे क्या होगा, इस बुक से आप क्वेश्चन सीरीज लगाओगे तो क्वेश्चन सीरीज लगाने से जो है ज़्यादातर क्वेश्चन आपके इसी से पूछे जाते हैं, ठीक है। ये क्या है, 2020 का एडिशन है। 2001 से अब तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, यानी कि 179 परीक्षाएं जो हुई हैं आपके, 199 परीक्षाओं तथा ग्रुप डी के 179 परीक्षाओं की प्रश्न है इसमें, यानी कि 199 अभी तक RRB रेलवे ने जो जितनी भी परीक्षाएं करवाई हैं आपकी 199 तरह की, ठीक है, जिसमें आपका रेलवे NTPC हो गया, ग्रुप डी हो गया या और भी अन्य एग्ज़ाम हो गए रेलवे के, ठीक है। तो उसमें जो है इसने 199 परीक्षाओं के क्वेश्चन सम्मिलित किए हैं और इन्हीं क्वेश्चनों में से आपके मैथ के क्वेश्चन बनते हैं। आई होप अगर आपने ये बुक खरीद ली और पढ़ ली ना 2 महीने, तो भाई मैं मानता हूँ कि आप 30 में से 30 क्वेश्चन करोगे, क्योंकि क्वेश्चन जो होता है ना आपका इसी में से रिपीट होता है। तो आपको क्या बुक प्रेफर करनी पड़ेगी, घटना चक्र। घटना चक्र के नाम से आती है भाई, घटना चक्र के नाम से आती है, ठीक है। घटना चक्र की बुक आती है मैथ्स की, तो ये ले लेना घटना चक्र, ठीक है। इसी से क्वेश्चन बनेंगे। तो मैंने क्या बताया, 1 घंटे कॉन्सेप्ट टॉपिक और 1 घंटे प्रैक्टिस करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं मिलते आपको तो आप साइडों पे अवेलेबल हैं, ठीक है। सरकारी साइड पे जाइए, आप टेक्स्ट बुक की साइड पे एग्जाम दीजिए, टेक्स्ट बुक पे होते हैं उनकी प्रैक्टिस सेट कीजिए, क्योंकि जब तक लो आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि क्या क्या एग्जाम में आता है, कैसे बनता है, और टाइम के अकॉर्डिंग कब पता चलेगा, जब आप ऑनलाइन प्रैक्टिस करोगे मैथ की। तो ऑनलाइन प्रैक्टिस करनी जरूरी है, ठीक है। तो भाई मैथ का पोर्शन कवर हुआ हमारा, रीजनिंग का पोर्शन कवर हुआ। अब जीके की बात कर लेते हैं। अगर मैं जीके की बात करूं
तो देखो भाई जीके के क्वेश्चन कितने आते हैं, 40 क्वेश्चन आते हैं 40 नंबर के, ठीक है। और मेन पार्ट क्या है इसमें, मैंने जो अपना अकॉर्डिंग लिया है, क्योंकि मुझे जो 3-4 साल की नॉलेज है रेलवे की, ठीक है, तो मैंने अपने अकॉर्डिंग क्या लिया है कि इसमें मेन रीजन जो नंबर गेनिंग सब्जेक्ट होता है स्टैटिक जीके होता, ये हमारा 15 नंबर 15 क्वेश्चन 15 नंबर का होता है, ठीक है। 15 क्वेश्चन 15 नंबर आपको दिलवा सकता है स्टैटिक जीके। अगर बात करूं मैं स्टैटिक जीके कैसा, हमारी डेली लाइफ में जो भी यूज हो रहा है वो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब स्टैटिक जीके कैसे होता, आपको किस स्टैटिक जीके में क्या मिला कि कोई भी पुरस्कार संबंधित हुआ, ठीक है, किसी ने कोई पुस्तक लॉन्च करी, ठीक है, आपके साइंटिफिक नेम हुए या आपके विटामिनों के नाम हुए, कोई भी मतलब प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, कोई भी डेली लाइफ में जितने भी ये हो रहे हैं, तो 15 क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके के आते हैं, ठीक है। तो स्टैटिक जीके को पढ़ना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन पूछ लेता कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला, ये चीज़ें हमें ऐसे ऐसे पॉइंट याद होने चाहिए, ठीक है। पहले प्रधानमंत्री, पहले राष्ट्रपति भारत के, ठीक है, पहला बांध कौन सा है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे चीज़ों याद होनी चाहिए हमें, ठीक है। तो स्टैटिक जीके आपको 15 क्वेश्चन दिलवाएगा। खिलाड़ियों के नाम, खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, ये सभी हमारे स्टैटिक जीके में बनते हैं। अगर बात करूं मैं करंट अफेयर्स की, यहाँ भी भाई 7 से 10 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स में बनते हैं। तो आपके 15 ये हो गए और 10 ये हो गए, 25 क्वेश्चन तो आपके स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स से बनते हैं, ठीक है। क्योंकि आप पिछले ईयर्स के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो तो यही रेशियो मिलेगा, ठीक है। इन रेशियो से अलग रेशियो नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं भी अभी तक इसके 6-7 एग्जाम दे चुका हूं और आरआरबी एएलपी प्री क्वालिफाई हूं, मेन क्वालिफाई हूं, बट साइको में फेल हो गया था भाई किसी कारणवश, ठीक है, जिस कारणवश मेरा एएलपी में नहीं हो पाया है, ठीक है। तो अब के क्या करना है, आपके रेलवे पार करना, तो मेरे साथ जुड़िएगा और मैं जो रणनीति बना रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग फॉलो कीजिएगा, उस रूल को फॉलो कीजिएगा। आई होप आपका सिलेक्शन जरूर होगा और एक दिन आप हम सब बैठ के मिलकर यहीं पे वीडियो शूट करेंगे कि हाँ भाई ये रणनीति बनाई थी और इन्हीं से क्वेश्चन आए हैं। तो देखो स्टैटिक जीके में मैंने बताया 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, करंट अफेयर्स में बताया 7 से 10 क्वेश्चन आपके बनते हैं। अगर बात करूं मैं, अब स्टैटिक जीके हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, साइंस की, तो भाई साइंस को कैसे डिवाइड करना है हमें। देखो साइंस को डिवाइड करना है 3 पार्टों में। 3 पार्ट आपके कौन कौन से हुए, एक हुआ आपका फिजिक्स, कौन सा हुआ भाई, एक हुआ आपका फिजिक्स, दूसरा क्या हुआ आपका केमिस्ट्री, दूसरा क्या हुआ भाई केमिस्ट्री, ठीक है, और तीसरे की बात करूं मैं बायोलॉजी। तो इन पे भी मेल नहीं ध्यान देना है, क्योंकि ये जो हमारा साइंस है कितने नंबर का आता है भाई, देखो 15 और 10 ये हो गया 25 और आपके बचे 15 नंबर। तो यानी कि इसका भी कितना रेशियो होता है, इसका भी 10 से 12 नंबर का रेशियो होता है, ठीक है। इसमें से थोड़ा कम बढ़ती हो जाते हैं इनमें से भी, तो इससे मान के चलो 10 से 15 या 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन इसमें बनते हैं साइंस में। अगर बात करूँ मैं फिजिक्स की, तो देखो फिजिक्स में जो होता है आपको कुछ थ्योरी बेस बनता है और 3 से 4 आपके न्यूमेरिकल बनते हैं। 3 न्यूमेरिकल बनेंगे आपके और 3 से 4 आपके क्वेश्चन बनते हैं। 3 से 4 3 न्यूमेरिकल तो आते ही हैं आपके फिजिक्स से, ठीक है, 3 न्यूमेरिकल आएंगे और 3 से 4 आपके थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। केमिस्ट्री की बात करूँ तो केमिस्ट्री भी 4 से 5 का रेशियो होता है, ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। और बायो की बात करूँ तो बायो में भी 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं आपके, 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं। तो कुल मिला के ये आता है। तो फिजिक्स में आपको क्या पढ़ना है, कुछ न्यूमेरिकल पे ध्यान रखना है। न्यूमेरिकल किसके, फोर्स के, बल के, हीट के और आपके सीरीज वाले जो होते हैं रेजिस्टेंस वाले। आपको हीट टॉपिक पढ़ना है, कार्य वर्क पढ़ना है, ठीक है, द्रव्यमान और न्यूटन की जो गति के नियम है ना, उन पे जो 3 समीकरण दी थी न्यूटन ने, तो उनको ज़रूर देखना है, ठीक है। और फिजिक्स की बात करूं तो 3 से 4 क्वेश्चनों में आपको थ्योरी बेस क्या दे देगा, थ्योरी बेस दे देगा कि किसी की इकाई पूछ लेगा कि न्यूटन की इकाई किसकी है, ठीक है, ये पूछ लेगा दाब का मात्रक क्या है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछ लेता है फिजिक्स में, ठीक है। या फिजिक्स में आपसे यही पूछ ले सकता है कि बताइए ये नियम किसने दिया था, न्यूटन की गति का नियम है या आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो आपको फिजिक्स की भी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। फिजिक्स जो है हमारा लगभग 6 से टोटल जो बात करूँ मैं 3 नंबर न्यूमेरिकल की और 3 से 4 नंबर आपके क्या होता है
थ्योरिकल। और थ्योरेटिकल में भी मैं बात करूं तो आपका क्या हो गया, जैसे प्रकाश वाले चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके हीट वाले चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी उत्तोलक से भी पूछ लेता है कि कौन सी श्रेणी का उत्तोलक है। तो हमें जो फिजिक्स के मेन टॉपिक हैं इन टॉपिकों को कवर करना है। और वो कवर कैसे करेंगे कि उनकी आधा घंटा प्रैक्टिस कीजिए और आधा घंटा आपका उस पर क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करो और आधा घंटा उसे कॉन्सेप्ट को पढ़ें, पूरा थ्योरी पढ़ें। ठीक है। अब केमिस्ट्री की बात करूँ तो केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं, तो भाई 4 से 5 जो आप केमिस्ट्री में डेली लाइफ में यूज कर रहे हो ना, तो उसी से क्वेश्चन बनता है। जैसे आप सोडा यूज कर रहे हो, ठीक है, बुझा हुआ चूना यूज कर रहे हो, तो इनसे पूछ लेता है कि भाई बुझे हुए चूने का फॉर्मूला क्या है या सोडा का फॉर्मूला क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेता है। आप एल्यूमिनियम यूज कर रहे हो, किस लिए यूज होता है, इसका अयस्क क्या है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेता है। या आपको केमिस्ट्री में से क्या पूछेगा, IUPAC नाम में से भी क्वेश्चन पूछ लेता है वो कि इसका IUPAC नाम क्या है। या आपको आवर्त सारणी में से क्वेश्चन अक्सर बनते हैं। कैसे आवर्त सारणी में भारी तत्व कौन सा है, ठीक है, सबसे फ्री गैस कौन सी है जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है, ठीक है, इस टाइप से आपके आवर्त सारणी में क्वेश्चन पूछ लेता है। या मोजले ने कितने में बांटा था, ठीक है, मोजले ने आवर्त सारणी को कैसे उसका प्रतिपादन किया था, तो इस टाइप के आपके क्वेश्चन केमिस्ट्री में पूछ लेता है। केमिस्ट्री में जो है आपके आवर्त सारणी से क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा आप आवर्त सारणी और डेली रूटीन में जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनको पढ़िएगा। ठीक है। अगर बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी भी 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन होता है भाई, पोर्शन होता है। तो बायोलॉजी में 5 से 7 पोर्शन में क्या क्या आता है, तो बायोलॉजी में जो आपका आता है, एक कोशिका को याद रखे, सेल, एक चैप्टर होता है कोशिका, तो कोशिका में से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। उसकी जो इकाई है, जैसे कोशिका की इकाई क्या है उसको याद कीजिए, कोशिका की खोज किसने करी थी ये याद कीजिए, और मेन टॉपिक क्या होते हैं इसके, कोशिका होता है, ठीक है। और आपका किससे बनता है क्वेश्चन, विटामिनों से क्वेश्चन बनते हैं, अक्सर विटामिनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जल में घुलनशील, वसा में घुलनशील, विटामिनों के नाम, इनकी कमी से होने वाले रोग, तो विटामिनों को जरूर पढ़ के जाइए आप बायोलॉजी में। ठीक है। अगर बात करूं मैं यहाँ पर ही बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में क्या आपके एक होता है किससे, एनिमल किंगडम से, तो एनिमल किंगडम से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा एनिमल किस किंगडम से संबंध रखता है, ठीक है, या कौन सा एनिमल किंगडम किसने वो किया था। जैसे आर विटकर ने हमें दिया था कि कितने वर्गों में डिवाइड करा था एनिमल किंगडम को, ठीक है, तो ये भी ध्यान होना चाहिए। विटामिन हो गए आपके, ठीक है, और एनिमल किंगडम हो गया बायोलॉजी में, कोशिका सेल हो गया, ठीक है। आपका तंत्रिका तंत्र से भी, ये हमारी जो हड्डियां होती हैं, हड्डियों से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जो आपका कंकाल तंत्र है, इनसे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। तो बायोलॉजी में हमें भी ये कवर करना है, थोड़ी थोड़ी नॉलेज सभी के बारे में होनी चाहिए। ठीक है। अगर बात करूँ मैं बायोलॉजी में, तो बायोलॉजी में एक चैप्टर होता है पादप एकारिकी। पादप एकारिकी में आपको क्या हुआ, हार्मोन्स के बारे में पता होना चाहिए, कौन सा हार्मोन किस लिए, क्योंकि हार्मोन्स में RRB ग्रुप डी NTPC में कई बार क्वेश्चन बनता है। जैसे आपका जिब्रेलिन हुआ तो ये किस लिए यूज होता है, ठीक है, तो कई बार हमें हार्मोन्स के बारे में भी क्वेश्चन पूछता है। तो हमें हार्मोन्स, विटामिन और आपके क्या रोग, जो आपके रोग होते हैं कि कौन से विटामिन से कौन सा रोग होता है, ये सब हमें ध्यान होने चाहिए। ठीक है। इनके वाहक भी ध्यान होने चाहिए किससे होता है, ठीक है। तो मैंने ये आपकी रणनीति थी कि इस टाइप के आपके क्वेश्चन होने चाहिए। ठीक है। अगर बात करूं मैं यहाँ पे आपको फिजिक्स में, तो फिजिक्स की डेली क्वेश्चन सीरीज लगाइए, प्रैक्टिस लगाइए। एक बुक आती है स्पीडी के नाम से, तो स्पीडी को पढ़िए, ये तीनों पोर्शन स्पीडी से कवर कर सकते हैं आप, क्योंकि स्पीडी एक ऐसी बुक है RRB NTPC के लिए। क्या बुक है भाई, बुक का नाम है स्पीडी। स्पीडी रेलवे के लिए स्पीडी आती है, एक स्पीडी करंट अफेयर्स की भी आती है, करंट अफेयर्स के लिए भी आती है, और एक स्पीडी आती है साइंस के लिए। तो आप ये दोनों स्पीडी लगाएं, इससे बाहर आपका एग्ज़ाम नहीं जाएगा। अगर आप करंट की स्पीडी लगाएंगे तो करंट का जो क्वेश्चन बनते हैं वो स्पीडी से ही बनते हैं। और मैं सजेस्ट करूंगा आप एग्ज़ाम से 1 महीना पहले स्पीडी खरीद ले करंट अफेयर्स की, और जितना भी करंट अफेयर्स उसमें हो उससे भाई साहब एक एक पॉइंट को आप पढ़ के जाओगे तो आपका एग्ज़ाम ज़रूर क्वालिफाई होगा। ऐसे ही आप स्पीडी किसकी लें, साइंस के लिए लें। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, उसमें क्या है आपको पहले क्वेश्चन दे रखे हुए हैं, उसमें क्वेश्चन दे रखे हैं, उस क्वेश्चनों को पढ़िए, डेली आप 6 से 7 सेट पढ़िए।
पढ़िए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के, उसके बाद पीछे उसमें क्या दे रखा है, पीछे उसमें देख रखा है क्वेश्चन सेट, उन क्वेश्चन सेट को पढ़ पढ़ के लगाइए तो आपका जो है एक फ्लो बन जाएगा क्वेश्चन सीरीज को करने का, और आपको पता भी चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन कैसे होता है। ठीक है, तो ये आपके फिजिक्स के ऊपर हो गया, साइंस के ऊपर हो गया। तो ऐसे हमें नंबर गेनिंग करनी है। तो भाई नंबर कितने, अगर मैं बात करूं इसकी, किसकी, अगर मैं बात करूं भाई इसकी, उसकी देखो कि कितने नंबर लेकर आने हैं हमें। तो 40 क्वेश्चन में से आप कितने नंबर लेकर आ सकते हो? इस 40 क्वेश्चन में से अगर मैं मानता हूं जो जो मैंने आपको फॉलो किया है, तो आप इसमें से जो है 25 से 30 के बीच में क्वेश्चन लेकर आ सकते हो। 25 से 20 के बीच में क्वेश्चन लेकर आ सकते हो। अगर रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग भी आप 20 क्वेश्चन कर सकते हो, और मैथ भी 20 से 25 क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक है, अब लगाओ आप 30 और 25 और 25 कितने, यानी कि आप 75 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो 100 में से। 100 में से 75 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो। और भाई आपने 75, मैं मानता हूँ अगर आपने 75 भी नहीं करे ना, 65 से 70 के बीच में भी आपके अगर नंबर है ना, 65 से 70 के बीच में अगर आपके नंबर है ना, और नंबर जो है, एक बात ध्यान से सुन लो कि नंबर 65 से 70 के बीच में बोल रहा हूं मैं, बट क्या बोल रहा हूं ये बात ध्यान सुन लो। 65 से 70 के बीच में नंबर होने चाहिए, बट आपका जो है निगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। यानी कि आपने अगर क्वेश्चन में 65 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो 65 क्वेश्चन एक्यूरेट करेक्ट होने चाहिए। ये नहीं कि आपने क्वेश्चन किए अटेम्प्ट 90 और 90 में से आपने 65 सही हुए और उसमें से आपके कितने हुए भाई, उसमें से आपके कितने 25 रॉन्ग हो गए। तो भाई उसमें जो आपका निगेटिविटी में आएगा, यानी कि जब आपका नॉर्मलाइजेशन होगा तो नंबर आपके डिक्रीज हो जाएंगे। तो आपको किस चीज़ पे ध्यान रखना है, एक्यूरेसी पे। मान लिया आपसे 65 क्वेश्चन बने तो भाई 65 क्वेश्चन बना के आओ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 65 नहीं 75 बनाओ या 70 बनाओ। जब आपके 65 क्वेश्चन एक्यूरेट सही है तो उसके आगे क्वेश्चन को छुओ मत। अगर याद है तो करो, अगर याद नहीं है तो क्वेश्चन को मत करो। क्योंकि उसमें क्या होता है कि जब आपका नॉर्मलाइजेशन होगा तो उसमें भाई हर शिफ्ट की एक्यूरेसी देखी जाती है कि बंदे ने किस एक्यूरेसी से एग्जाम को क्रैक किया है। अगर एग्जाम किया है तो उसका एक्यूरेसी भी चेक होती है, और उसमें जो है था नॉर्मलाइजेशन में वो फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है, तो उसमें आपकी एक्यूरेसी गिरेगी। जब ऑब्वियसली सी बात है कि आपकी एक्यूरेसी गिरेगी तो नंबर डिक्रीज जरूर होंगे, क्योंकि आपने नेगेटिव पॉइंट छुआ है। तो यानी कि आप 65 क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपके नंबर क्या आएंगे, वही क्वेश्चन बनेंगे कि 50 से 51 के अराउंड, और आपकी मेरिट क्या पहुंचेगी 65 से अबव। जब 65 से अबव मेरिट पहुंचेगी, यानी कि आपकी मेरिट क्या पहुंचेगी 65 से 78 तक के बीच में मेरिट पहुंचेगी। 65 से 78 तक के बीच में मेरिट पहुंचेगी तो आप इसमें नहीं आओगे, यानी कि आप एग्जाम से बाहर हो जाओगे भाई, फिर आप सीबीटी सेकंड नहीं दे सकते। बट आप कहोगे कि अब भैया आपने तो ये बताया कि 65 से 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, तो मैंने क्या बताया, मैंने इसीलिए बताया 65 से 70 क्वेश्चन आप करेक्ट करते हो, यानी कि आप 65 क्वेश्चन एक्यूरेट करेक्ट करते हो, निगेटिविटी नहीं करते हो, तो नॉर्मलाइजेशन में आपके कितने लगभग 15 से 18 नंबर आपके नॉर्मलाइजेशन में बढ़ेंगे। अब मान लिया 15 नंबर बढ़े आपके नॉर्मलाइजेशन में, 65 थे, इसमें अगर मैं बात करूं 65 से आपके कितने हुए भाई, 65 में 15 नंबर आपके नॉर्मलाइजेशन में बढ़े। वो क्यों बढ़े, क्योंकि आपकी जो एक्यूरेसी थी वो सही थी, आपको 65 क्वेश्चन करेक्ट आते थे, आपके क्वेश्चन गलत नहीं थे। एक दो क्वेश्चन की बात अलग है कि एक दो क्वेश्चन गलत हो जाए, 2-4 क्वेश्चन गलत हो जाए, लेकिन 2 से 4 क्वेश्चनों के बाद क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। वो क्या माना जाता, वो ये माना जाता है कि बच्चे को क्वेश्चन नहीं आता, इसने जो है तुक्का लगाया है। ठीक है, तो देखो भाई ये कितने हुए आपके 5 5 10 और 6 1 7 और कितने हुए 8, तो आपके नंबर कितने बने 80। और मैंने मेरिट क्या बताई थी, मैंने मेरिट बताई थी 65 से 78 के बीच में, और आपके नंबर कितने बने 80, यानी कि आप सीबीटी फर्स्ट क्लियर कर पाओगे। तो आप सीबीटी फर्स्ट क्लियर कर गए, तो आपको क्या रणनीति होनी चाहिए कि जितने से जितना पोर्शन करो आप वो ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जो आपके श्योर हों, यानी कि जिनको आपको पता हो कि निगेटिविटी नहीं है इनमें। तो ये ही रणनीति अपनानी है, ये ही नॉर्मलाइजेशन का नियम है। अगर किसी को नहीं पता तो भाई ये जरूर देखे, ठीक है, और अपने साथियों को भी बताए। ये जो चीज़ है हर कोई नहीं बताएगा आपको, क्योंकि मैंने एग्जाम दिया है, मुझे पता है कि किस टाइप से क्वेश्चन बनता है, कैसे नॉर्मलाइजेशन होता है। ठीक है, अगर आप निगेटिव क्वेश्चन छुओगे तो आपका जो है फिर क्वेश्चन कटेगा, और कटेगा तो आप मेरिट लिस्ट से भी बाहर हो जाओगे। तो ये चीज़ को फॉलो कीजिएगा, ठीक है। जितने क्वेश्चन
आपको आते हैं उतने ही अटेम्प्ट करें, निगेटिव क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छुए। तो ये हमारी रणनीति थी भाई, आपने जानी होगी कि क्या क्या हमें स्ट्रेटेजी होगी। ठीक है, हमें ज़्यादा से तर क्या करना है, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। अब क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कैसे करनी है, स्टैटिक जीके की प्रैक्टिस कीजिए रोज। ठीक है, स्टैटिक जीके की प्रैक्टिस कीजिए, करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस कीजिए। ये सब चीज़ आपको कहाँ मिलेगी, स्पीडी की बुक में। ठीक है, स्पीडी की बुक में, या आप लूसेंट से भी पढ़ सकते हैं, जो हमारी लूसेंट बुक है बहुत अच्छी बुक है, लूसेंट से ही सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको जो मैं बुक प्रीफर करूँगा, मैं बुक यही बताऊँगा कि आप करंट क्वेश्चन सीरीज लगा रहे हो किसकी, साइंस की, तो भाई स्पीडी ले। करंट अफेयर्स के लिए आप स्पीडी ले, स्पीडी बेस्ट बुक है रेलवे के लिए। रेलवे के जो क्वेश्चन बनते हैं वो स्पीडी से ही बनते हैं, चाहे आप प्रीवियस ईयर के आरआरबी ग्रुप डी 2018, आरआरबी एएलपी और आरआरबी जेई के क्वेश्चन उठा लो, स्पीडी से ही बना है करंट अफेयर्स ज़्यादातर। ठीक है, 90% करंट अफेयर स्पीडी से ही बना है। ठीक है, अगर बात करूं मैं स्टैटिक जीके की, तो इसके लिए आप क्या उठा लो, जो विविध पोर्शन होता है ना लूसेंट का विविध पोर्शन, तो लूसेंट का विविध पोर्शन उठाओ और वहां से देखो। ठीक है, स्टैटिक जीके आपका वहां से कवर हो जाएगा। और रीजनिंग और मैथ की डेली प्रैक्टिस कीजिए। मैथ की वीडियो मैं आपको अवेलेबल करा ही रहा हूँ। ठीक है, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर बहुत हल्के हल्के क्वेश्चन करा रहे हो, ये क्वेश्चन नहीं आते। तो भाई आपने देखा ही होगा, मैं स्क्रीन पे क्वेश्चन लगाता हूँ और क्वेश्चनों के सनवाइज लगाता हूँ, तो सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं आपके। रीजनिंग की भी क्लास में जल्दी अवेलेबल करवाऊंगा। वैसे भी आप जहाँ पर पढ़ रहे हैं अपने आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग इतना भारी सब्जेक्ट नहीं है। और जो भारी टॉपिक हैं, जो आपके लिए डिफ़िकल्ट टॉपिक हैं, तो मैं उन टॉपिकों पे भी वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है, जैसे आपका पाई चार्ट हुआ, पाई चार्ट जरूर करके जाना, क्योंकि 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। या आप रीजनिंग में एक बात करें सिटिंग अरेंजमेंट की, बैठक क्रम व्यवस्था की, तो क्रम व्यवस्था से भी 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। तो रीजनिंग में ऐसे ऐसे टॉपिक करवाऊँगा मैं। ठीक है, और वीडियो को बने रहिएगा, क्योंकि मैं जो मोटिवेशनल आपको देता हूँ ना, जो आपको रणनीति बताता हूँ कि क्या क्या होती है, तो उन पॉइंटों को ध्यान से सुने कीजिएगा, क्योंकि वो ही बंदा बता सकता है जो कभी फेल हुआ हो। ठीक है, क्योंकि शख्सियत जो जिसने अपने मंजिल को पा लिया है ना, ठीक है, जिसने अपने मंजिल को पा लिया तो वो तो उस बतागा ही। ठीक है, लेकिन जो अभी तक फेल हुआ है अपने कारणों से, कई बार जैसे फेल हो गए हम किसी एग्ज़ाम में, माना मैं हूँ आरआरबी एएलपी क्रैक नहीं कर पाया, प्री और मेन क्रैक कर पाया, लेकिन जो है मेन में फेल हो गया। ठीक है, तो वो ही बंदा अपने आप को बताएगा कि क्या क्या कमी रही है, किन कमियों के कारण हम फेल हुए हैं। ठीक है, ऐसे ही मैं एक वीडियो और लेकर आऊँगा एग्ज़ाम से पहले कि आपको एग्ज़ाम सेंटर में कैसे जाना है, कैसे क्या करना है, कैसे नियम फॉलो करने हैं, अपने मन से निगेटिविटी को कैसे निकालना है। तो उसकी एक वीडियो मैं अगले संडे लेकर आऊँगा, उस वीडियो में बने रहिएगा। उस वीडियो में सिर्फ यही डिस्कस करूँगा मैं कि बच्चे को कैसे अपना माइंड सेट करना है। क्योंकि अगर माइंड में आपके निगेटिविटी होगी ना, आपके नकारात्मक सोच होगी कि भाई मेरा नहीं हो पाएगा, तो कभी नहीं हो पाएगा। आई होप आपको क्या रखना पड़ेगा, पॉजिटिवनेस रखना पड़ेगा। और जिस पॉजिटिवनेस के साथ आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे ना, तो भाई एक दिन ज़रूर आप नौकरी को शख्सियत पाओगे। ठीक है, हमारे एक सर होते हैं, वो क्या कहते हैं कि अगर आप पे कोई क्वेश्चन नहीं आता ना, तो क्या करो भाई, आपको सभी को पता है कोई भारी चीज़ होती है नहीं उठाया जाता, तो क्या करते हैं हम बार बार उठाने का प्रयास करते हैं। जब प्रयास करेंगे तो वो ज़रूर उठ जाएगी। तो हमारे सर होते हैं, वो कहते थे कि ट्राई अगेन यू विल बी सक्सीड, कि अगर आप ट्राई करते रहोगे, आप पे ये सवाल नहीं आता तो आप 5 मिनट बाद फिर ट्राई कीजिए, 2 मिनट बाद फिर ट्राई कीजिए, तीसरी बार करिए। हर टॉपिक को ऐसे ही रिवाइज कीजिए, तो आपको जो है वो टॉपिक कंप्लीट याद हो जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि वो टॉपिक आप कभी भूल भी नहीं पाओगे, क्योंकि वो इस कदर याद होगा कि आप भूल नहीं पाओगे। तो अपनी लाइफ में क्या है, आरआरबी का ऐसा नशा चढ़ा दो कि भाई आपके जो है ना सेहरा नशा आरआरबी का पेपर में उतारना है। तो आपके क्या करना है, रेलवे को क्रैक करना है। रेलवे को कैसे क्रैक करना है, आपके शान और शौकत के साथ करना है, सारे नियम फॉलो करके करना है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, जिससे मैं भी मोटिवेट होता रहूँ आपको, क्योंकि भाई एग्जाम आपको ही नहीं देना, एग्जाम मुझे भी देना, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। बट क्या है कि मैं जिन कारणों से मेरे का नंबर नहीं आ पाया है, जो पॉइंट ऑफ व्यू थे कि भाई बच्चा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, किसी लिए नहीं हो पा रहा, तो उन पॉइंटों को मैं लेके आया हूँ कि किस तरह से आप सभी का सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा भाई। ठीक है, इसी के साथ वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।